हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। माई सेल्फ पूजा। और जनवरी मंथ के कंपाइलेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। इसके अलावा हम सारी मिलिट्री एक्सरसाइज जो जनवरी मंथ में कंक्लूड हुई हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, एंड साइंस एंड टेक की न्यूज़ जिसमें डीआरडीओ, नासा, इसरो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी अचीवमेंट किए हैं या फिर जो भी एमओयू साइन किए हैं इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जनवरी मंथ के कंपाइलेशन सीरीज का ये 5th नंबर का वीडियो है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला वीडियो था इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स का। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑबिचुरीज। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्टेट न्यूज एंड इंटरनेशनल न्यूज। फिर स्पोर्ट्स एंड नेशनल न्यूज जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स एंड जीआई टैग इंक्लूड थे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट, साइंस, टेक एंड डिफेंस। क्लियर? तो ये सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। ये 5th नंबर का वीडियो है। अब किसके लिए है? तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के नाम आप जानते हैं, चाहे वो एसएससी है, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, सभी एग्जाम्स के लिए ये कंपाइलेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी भी पेपर को उठाएंगे, इंडेक्स पूछा जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज डेफिनेटली पूछी जाती है। तो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर एंड सब्सक्राइब करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए आने वाले समय में और अच्छा कंटेंट एंड वीडियो क्रिएट कर सकें। अब बात करते हैं पीडीएफ। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट है इसके पीडीएफ। तो मैंने पहले भी आपको समझाया है कि जब कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस जो पूरा मंथ का कंपाइलेशन है, अलग अलग जो 6 पार्ट हमने कवर किए हैं उनको एक मैगजीन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी वो वर्क प्रोसेस में है, अभी कंप्लीट ना कंपाइलेशन हुआ है ना ही मैगजीन कंप्लीट हुई है। जैसे ही कंप्लीट होगी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्लियर है इतनी चीजें? और मोर अपडेट के लिए आप बिल्कुल टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, या फिर सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो भी आप मेरे टेलीग्राम से ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन क्या हमारे करंट अफेयर्स में होते हैं कि नहीं। पास्ट में स्टूडेंट का एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस मिलकर हम इन जनवरी कंपाइलेशन को कर रहे हैं। तो कोई भी आपका एग्जाम होने वाला हो तो आपको 6 मंथ के तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल डेफिनेटली रिवाइज करना होता है। तो ये मंथली करंट अफेयर्स आपको मदद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? तो पहली बार 6 कंट्रीज ने टॉप किया है। पहली बार 6 कंट्रीज टॉप पोजीशन पे रही है इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। कौन कौन सी कंट्रीज है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर। ठीक है। सेकेंड प्लेस पे बात करते तो सेकेंड प्लेस पे आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड एंड साउथ कोरिया। इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग प्रीवियस ईयर से इंप्रूव हुई है। इस साल अगर आप देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 80th पोजीशन पे, और इंडिया के पासपोर्ट होल्डर, इंडियन पासपोर्ट होल्डर 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है। बेसिकली हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, और इन्होंने डेटा इस्तेमाल किया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। एंड जापान एंड सिंगापुर आप देखेंगे लगातार 5 ईयर ये टॉप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अब बात करते हैं बॉटम पे कौन है। तो बॉटम 3 कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, सीरिया एंड इराक। ये बॉटम 3 पे आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इन्होंने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इनकी रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि बताइए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? सो आंसर इज आईएलओ। ये रिपोर्ट क्या बताती है? रिपोर्ट बताती है ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, मतलब बेरोजगारी कितनी है पूरे वर्ल्ड में। सो इनका एस्टिमेशन है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। कितना हो जाएगा? ये 2 मिलियन हो जाएगा। अगर देखेंगे हम 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट 5.1% था, और 2024 में ये इंक्रीज होकर 5.2% हो गया है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। एक और रिपोर्ट हमारे सामने है जिसको रिलीज किया है यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने।
ग्लोबल क्लाइमेट हाइलाइट्स रिपोर्ट 2023। रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट हाइलाइट्स रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड बाय यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। इन्होंने कहा कि 2023 ईयर वार्मेस्ट ईयर था। 2023 अभी तक का सबसे गर्म साल था। रीजन बताया गया है, एक तो क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन की जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके कारण, एंड अल नीनो वेदर इवेंट के कारण सबसे गर्म साल रहा है 2023। अगर आप देखेंगे तो 2023 में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 14.98 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि 2016 के कंपैरिजन में 0.17 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। तो अगर पूछ लिया जाए 2023 में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर कितना था, तो 14.98 डिग्री सेल्सियस रहा है एवरेज टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं डिस्कस कर लेती हूँ अबाउट द अल नीनो वेदर इवेंट क्या होता है। तो 50 सेकेंड्स ही लगेंगे, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सो अल नीनो इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे इस मैप को हम देखेंगे। ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया की कोस्टल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे साउथ अमेरिका में पड़ता है पेरू, ठीक है। साउथ अमेरिका में क्या है? पेरू है। और पेरू के कोस्ट जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, यहाँ का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण अल नीनो इफेक्ट देखा जाता है। जनरली क्या होता है, जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं, विंड जनरली साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ चलती हैं। इस एरिया में होता है लो प्रेशर एरिया और यहाँ पर होता है हाई प्रेशर एरिया। मैटर सॉल्व, ठीक है ना। विंड का डायरेक्शन क्या है? साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ विंड चल रही है, क्योंकि साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर एरिया है और इस तरफ क्या है आपका? लो प्रेशर एरिया। तो विंड का डायरेक्शन ये है। लेकिन जब पेरू का कोस्ट एक्सट्रीम गर्म हो जाता है, तो पेरू के कोस्ट को गर्म होने के कारण ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये चेंज हो जाता है। जब यहाँ का पेरू कोस्ट गर्म होगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर की जगह अब थोड़ा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो जो ट्रेड विंड चल रही है, जो विंड चल रही है, वो कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, जिसके कारण ये जो मॉनसून विंड अगर डिक्रीज होती है तो मॉनसून इंपैक्ट होता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। और जब मॉनसून इंपैक्ट करता है अल नीनो इफेक्ट के कारण, तो बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल कम होती है तो फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो अल नीनो इफेक्ट भी एक रीजन बताया जा रहा है। India's 2023 monsoon rainfall hit 5-year low due to the El Nino weather pattern. El Nino के कारण 2023 में रेनफॉल 5 ईयर में सबसे कम हुई है, ऐसा बताया, जिसका इफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मिला है, ठीक है। अल नीनो का बेसिक नाम होता है द चाइल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अवतार ग्रुप ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2023। तो वीमेन के लिए सबसे सेफ सिटी कौन सी है वर्क करने के लिए, वर्क प्लेस के लिए? तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक है मिलियन प्लस कैटेगरी और एक है लेस देन मिलियन कैटेगरी। तो दोनों कैटेगरी में आप देखेंगे साउथ की सिटी है, तो चेन्नई ने टॉप किया है मिलियन प्लस कैटेगरी में, एंड तिरुचिरापल्ली ने टॉप किया है लेस देन मिलियन कैटेगरी में। इसके अलावा सदर्न स्टेट की आपको 7 सिटीज देखने को मिलती हैं जो कि अच्छी हैं वीमेन के वर्क करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रल फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट पे। एक थिंक टैंक है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। ये लोग बताते हैं कि कौन सी सिटी में पॉल्यूशन लेवल सबसे हाई है एंड पीएम मतलब पार्टिकुलेटेड मैटर का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया और रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली मेघालय का बर्नीहाट मेघालय का टॉप आता है इस लिस्ट में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे मेघालय का बर्नीहाट है, सेकंड नंबर पे बेगूसराय है बिहार का, सेकंड नंबर पे क्या है? बेगूसराय बिहार। थर्ड नंबर पे है ग्रेटर नोएडा ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। दिल्ली 8th नंबर के प्लेस पे है। अगर बात करेंगे सबसे कम पीएम कंसंट्रेशन कहां पर है, सो आंसर इज सिलचर असम सबसे कम पॉल्यूटेड है, ठीक है। टॉप 50 पॉल्यूटेड सिटीज में 18 सिटीज आपको बिहार की, 8 हरियाणा से और आपको 8 राजस्थान से देखने को मिल जाएंगी। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एमएसएमई लैंडस्केप के बारे में कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें एमएसएमई कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है।
तो यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया का एमएसएमई लैंडस्केप में टॉप 3 स्टेट्स है महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश लीड कर रहे हैं एमएसएमई में। हमारे देश के जितने भी एमएसएमई है उसका 40% आपको इन्हीं 3 स्टेट्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश होल्ड करता है 9% ऑफ द नेशनल शेयर। 9% शेयर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, ये वो शहर है जहां पर एमएसएमई का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, अगली जो रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको भी पता है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो कि अभी प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट ने ही इस थिंक टैंक को क्रिएट किया है। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पिछले भी साल एग्जाम्स में पूछी गई और आने वाले एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है, एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया है। एंड पेपर का नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। पेपर का टाइटल क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। अब यहाँ पर क्या बातें की गई हैं हमें वो देखना है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बेस ईयर इन्होंने लिया है 2013-14। बेस ईयर क्या लिया है? 2013-14 से 22-23 तक कितने लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं, गरीबी से बाहर आए हैं। तो उस पे ये डेटा पब्लिश किया गया है। इसको ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नीति आयोग ने रिलीज किया है। रिलीज करने वालों का नाम क्या है? प्रोफेसर रमेश चंद्र, जो कि मेंबर है नीति आयोग के, एंड द प्रेजेंस ऑफ श्री वीवीआर सुब्रमण्यम, जो कि सीईओ है नीति आयोग के। इन लोगों ने इस डिस्कशन पेपर को रिलीज किया है। इस पेपर में बताया गया है कि 2013-14 से 22-23 तक हमारे देश में लगभग 24.82 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं, गरीबी से बाहर आए हैं, और इसका क्रेडिट दिया है गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स को नीति आयोग ने। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 2013-14 में 29.17% लोग ऐसे थे जो कि गरीबी में थे, पॉवर्टी में थे, और 11.28% हो गए 22-23 में। ठीक है, तो लगभग 17.89% लोग जो हैं गरीबी से बाहर आए हैं। और सबसे अच्छा अगर रिजल्ट देखा गया है तो यूपी का देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं, लगभग 5.94 करोड़ लोग। ठीक है, इतनी चीजें इन द लास्ट 9 ईयर्स। सेकेंड नंबर पे बिहार देखने को मिलेगा एंड थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे 2005-6 में हमारे देश में गरीबी कितनी थी? 55.34% थी। 2013-14 में 29.17% पॉवर्टी थी और लगभग 17.89% लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और 22-23 में हमारे देश में पॉवर्टी इंडेक्स 11.28% हो गया है। तो ये चार्ट आपकी मदद करेगा। अब इसमें एक और बात कही है अबाउट द SDG, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 1.2, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना हमारी कंट्री से। तो इन्होंने कहा है कि 2030 तक हम यहाँ पे बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। 2030 तक हम रिड्यूस कर लेंगे इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हाफ, मतलब जो 11% है उसका आधा हम कर लेंगे 2030 तक। ये बात कही गई है इस रिपोर्ट में। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024। बेसिकली ये रैंकिंग बताती है कि कौन सी कंट्री है जिसकी मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा है, ट्रूप्स ज्यादा है, नए नए इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा है, उसके आधार पर इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है। सो इंडिया है 4th पोजीशन पे, फर्स्ट नंबर पे यूएसए, देन रशिया, देन चाइना और फिर इंडिया आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बॉटम कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे 145 कंट्रीज पे सर्वे किया गया था, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग पब्लिश की गई है 60 फैक्टर को एनालिसिस करके। एंड लीस्ट पावरफुल कंट्रीज है भूटान। भूटान की मिलिट्री पावर सबसे कमजोर है, मतलब नंबर ऑफ सोल्जर्स कम है, मिलिट्री इक्विपमेंट कम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के आधार पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। सो भूटान के बाद मोल्डोवा, सूरीनाम एंड सोमालिया। ठीक है, नेक्स्ट DPIIT ने स्टार्टअप रैंकिंग भी रिलीज की है, स्टार्टअप रैंकिंग 2022 बाय द DPIIT। DPIIT क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। एंड यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि अभी इंडिया में 112 यूनिकॉर्न कंपनीज है, 112 यूनिकॉर्न कंपनीज है जिनकी वैल्यूएशन 30 लाख करोड़ रुपीज है।
ठीक है, अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट स्टार्टअप के मामले में है गुजरात, केरला एंड कर्नाटका। सो गुजरात, केरला एंड कर्नाटका बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द डेवलपिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग कैटेगरी भी दी है, जैसे कि लीडर कैटेगरी हो गई, टॉप परफॉर्मर कैटेगरी, एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी। तो उसके आधार पे भी इस रिपोर्ट को हम देख लेते हैं। तो टॉप परफॉर्मर रहे हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। अगर हम लीडर कैटेगरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एंड त्रिपुरा। एस्पायरिंग लीडर में बिहार, हरियाणा, अंडमान निकोबार एंड नागालैंड। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। ठीक है, तो आपको अपना स्टेट भर ध्यान रखना है और बेस्ट 3 स्टेट याद कर लीजिए। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2016 में की थी। ठीक है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे इकोसिस्टम होल्ड करता है स्टार्टअप के मामले में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट एटलस के बारे में। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और इस पे कहा है कि इंडिया की मसाला चाय 2nd बेस्ट नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में आती है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। टेस्ट एटलस इज अ पॉपुलर फूड एंड ट्रेवल गाइड इन द वर्ल्ड है और इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें कहा है कि इंडिया की मसाला चाय वर्ल्ड में 2nd बेस्ट नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में आती है। तो 1st नंबर पे क्या है? 1st नंबर पे है मैक्सिको का एक ड्रिंक जिसका नाम है एगुअस फ्रेस्कस, जो कि एक ड्रिंक है, बहुत सारे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, कुकुम्बर वगैरह को ब्लेंड करके इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी। सो यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई और उसमें बताया गया कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है कुवैती दिनार। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुवैती दिनार अभी फिलहाल में वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल करेंसी चल रही है। 2nd नंबर पे है बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार। 3rd नंबर पे ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। तो यूरो, डॉलर, इनकी क्या कहानी है? यूरो 9th पोजीशन पे है एंड डॉलर आपको 10th पोजीशन पे देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन 180 करेंसीज अभी लीगल टेंडर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आप इस रिपोर्ट को देखेंगे। टॉप 10 करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन सी है? कुवैती दिनार, बहरीनी दिनार, ओमानी रियाल आपको याद रखना, 9th पे यूरो एंड 10th पे यूएसए डॉलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे एसर रिपोर्ट भी कहा जाता है। सिंस 2005 इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है बाय द प्रथम एनजीओ, जो कि एक एनजीओ ग्रुप है। ठीक है, तो एसर रिपोर्ट 2023 रिलीज हुई है, 18th नंबर का एडिशन है एंड रिपोर्ट का टाइटल क्या है? बियॉन्ड बेसिक, ये इस रिपोर्ट का टाइटल है। तो रिपोर्ट में क्या डिस्कस किया जाता है कि स्टूडेंट का एंगेजमेंट कितना है, कितने % स्टूडेंट इनरोल्ड है इन हायर एजुकेशन एंड हाई स्कूल क्लासेस में, अर्थमेटिक लेवल स्टूडेंट का क्या है, फैकल्टी स्टेटस क्या है, डिजिटल लिटरेसी स्टूडेंट्स में क्या है, ये सारी बातों पर डिस्कशन किया जाता है। तो 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो होते हैं वो होता है एक इनरोलमेंट स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि एज ग्रुप 3 से लेकर 16 तक के लिए है, एंड अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का लेवल क्या है एज ग्रुप 5 से लेकर 16 ईयर के बीच में। ठीक है, तो सबसे की फाइंडिंग्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया है 2023 की रिपोर्ट में डिस्कशन किया है कि ओवरऑल हमारी कंट्री में 86.8% स्टूडेंट जो कि 14 से लेकर 18 ईयर गैप के हैं, ईयर ग्रुप के हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनरोल है। मतलब इतने % बच्चों का एडमिशन एजुकेशनल स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स में हुआ है 86.8%। मैक्सिमम स्टूडेंट जो कि 14 से लेकर 18 एज ग्रुप के हैं वो आर्ट स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं एज कंपैरिजन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई और हायर एजुकेशन के लिए भी आर्ट्स स्ट्रीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही कम फीमेल है, लगभग 28% फीमेल जो कि इनरोल हुई है साइंस टेक्नोलॉजी में एंड 36% मेल स्टूडेंट है जो कि इनरोल हुए हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स में। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पे बताया है कि क्लास 2 के 25% यूथ ऐसे हैं, अबाउट 25% ऑफ द यूथ कैन नॉट रीड द क्लास 2 लेवल टेक्स्ट। तो कक्षा 2 की टेक्स्ट बुक को भी 25% बच्चे अपनी रीजनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ पा रहे हैं।
फिर बताया गया है कि 14 से लेकर 18 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनमें से 43% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो 3 डिजिट का डिवीजन है, वो भी नहीं कर पाते हैं। डिजिटल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो 90% ऐसे यूथ हैं जिनके घरों में स्मार्टफोन है। अगर पर्सनल स्मार्टफोन की बात करें तो 43.7% मेल स्टूडेंट है जिनके पास अपने पर्सनल मोबाइल फोन है एंड 19.8% फीमेल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपने पर्सनल मोबाइल फोन है, जिसके कारण डिजिटल लिटरेसी गैप यहाँ पर देखा जा रहा है। मेल में डिजिटल लिटरेसी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू फीमेल। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, इंडिया इमर्ज 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। तो ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और यहाँ पे बताया है कि इंडिया ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है एंड इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। 2024 में अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो एक्सचेंज शेयर इंडिया के $4.43 ट्रिलियन रहा है। अगर हम टॉप 3 स्टॉक मार्केट के डिस्कशन करें तो यूएसए, चाइना एंड जापान है, 4 नंबर पे इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट रिपोर्ट है ग्लोबल 500 2024 रिपोर्ट। तो पूरे वर्ल्ड की जो 500 टॉप ग्लोबल कंपनीज हैं उनकी यहाँ पे ब्रांडिंग रैंकिंग की जाती है कि कौन सी कंपनी का ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इंडिया में सबसे ऊपर है जियो। इंडिया की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड पे अभी हम देखेंगे। So according to the latest report Global 500 2024 published by the Brand Finance, Jio remains the strongest Indian brand। SBI और LIC को पीछे छोड़ के जियो टॉप नंबर पे आता है इंडियन ब्रांड्स में इंडिया में। तो ग्लोबल रैंकिंग जियो की क्या है, तो ग्लोबली जियो 17th पोजीशन पे आता है। जियो इंडिया में अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन ग्लोबल में 17th पोजीशन पे आपको जियो देखने को मिलेगा। LIC 23rd नंबर पे एंड SBI 24th नंबर पे इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉप 3 कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो वीचैट फर्स्ट पे, यूट्यूब सेकंड पे एंड गूगल 3rd नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है CBDT की रिपोर्ट। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही एक ब्रांच है। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की और इन्होंने कहा है कि जो हमारी कंट्री में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 160% इंक्रीज हुआ है 2013-14 से 22-23 के बीच में हमारे देश में 160% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है। 2013-14 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6,38,596 करोड़ था, लेकिन 22-23 में हमारी कंट्री में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16,63,686 करोड़ हो गया है, जो कि अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज तो 6.11%। ठीक है, इंडिया डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हमारी कंट्री में बात करें तो डायरेक्ट टैक्स टू द जीडीपी रेशियो कितना है, 6.11% है। अभी डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी में, टोटल भारत की जीडीपी में डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है वो कहलाता है ये रेशियो, जो कि 6.11% है। 160% कलेक्शन इंक्रीज हुआ है एंड 6.11% डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की जीडीपी में, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट रिपोर्ट हम देखेंगे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट। सिंस 2011 इस रिपोर्ट को कंडक्ट किया जा रहा है। ये रिपोर्ट हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि स्टूडेंट एनरोलमेंट कितने हुए हैं, टीचर डेटा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सारी डेटा इस रिपोर्ट में आती है। आइए हम की फाइंडिंग्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सारी की सारी की फाइंडिंग्स है, आप इनको एक एक करके पढ़ सकते हैं। की फाइंडिंग को समझने से पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन कहाँ से कहाँ हो रहा है। 2014-15 के डेटा का कंपैरिजन 21-22 के डेटा के साथ हो रहा है। तो कंपैरिजन ये है 2014-15 में कितना एनरोलमेंट था और 2021-22 में कितना हुआ है, ये कंपैरिजन है। तो इस बीच में 4.58% एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में इंक्रीज हुआ है। अगर हम टोटल एनरोलमेंट की बात करें हायर एजुकेशन में तो कितना रहा है, 4.33 करोड़ एनरोलमेंट रहा है 21-22 में। लगभग अगर इन दोनों का गैप देखें तो लगभग 19 लाख
लगभग 19 लाख बच्चों ने इनरोलमेंट किया है इस बीच में, 2014-15 से 2021-22 के बीच में। बात समझ में आ रही है? फीमेल इनरोलमेंट, फीमेल्स का एडमिशन स्कूल्स में इंक्रीज हुआ है बाय द 32%। कितना? 32% इंक्रीमेंट हुआ है। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं, सॉरी माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं, तो माइनॉरिटीज में भी एजुकेशनल जागरूकता आई है, इनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है 38%। तो माइनॉरिटी में 38%, फीमेल्स में 32% एंड ओवरऑल 4.58% इंक्रीमेंट हुआ है इनरोलमेंट हायर एजुकेशन में। लगभग 19 लाख बच्चों ने नया इनरोलमेंट लिया है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। तो अंडर ग्रेजुएशन या यूजी जो कोर्सेज होते हैं उनमें 78.96% स्टूडेंट ने इनरोल किया है, वहीं पीजी में 12.1% स्टूडेंट ने इनरोलमेंट किया है। अब इनरोलमेंट आर्ट्स कैटेगरी में ज्यादा हुआ है, फिर साइंस में और फिर इंजीनियरिंग में। तो आर्ट्स में आप देखेंगे 34.2% बच्चों ने इनरोल किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में सोशल साइंस सब्जेक्ट मैक्सिमम लोगों ने चुना है, विच इज 21.1%। पीएचडी इनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है, आप देखेंगे लगभग 81.2% इंक्रीमेंट, लगभग 2.12 लाख स्टूडेंट्स ने पीएचडी में इनरोल किया है 21-22 में। इस बीच में हमारे देश में कई फॉरेनर्स भी पढ़ने के लिए आए हैं। अगर हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स देखेंगे तो नेपाल का है 28%। नेपाल से सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया में आए हैं पढ़ाई करने के लिए। देन अफगानिस्तान, फिर यूएसए, बांग्लादेश, यूएई एंड भूटान है। ठीक है, अगर हम टॉप स्टेट देखते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा स्टेट का परफॉर्मेंस रहा, जहां पे सबसे ज्यादा इनरोलमेंट हुए हैं बच्चों के, स्कूल एडमिशन सबसे ज्यादा हुए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर इतनी चीजें? फैकल्टी, अगर हम फैकल्टीज की बात करते हैं तो फैकल्टी का भी इनरोलमेंट बढ़ा है। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी या टीचर 21-22 में रहे हैं 15.98 लाख टीचर्स रहे हैं 2021-22 में, जिसमें फीमेल का 43% है एंड मेल का 56% आपको देखने को मिलेगा। और इस बीच में मतलब 2014-15 से 21-22 के बीच में हमारे देश में 341 नई यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इंस्टीट्यूट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कहती है पूरी रिपोर्ट। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट डिस्कस कर ली। नेक्स्ट रिपोर्ट है फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट। ये पहली बार इस तरीके की डिटेल रिपोर्ट आरबीआई ने रिलीज की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो आप लोगों को पता होगा कि 1957 में एक कमेटी बनती है विच इज बलवंत राय मेहता कमेटी, और बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमारे देश में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, कुछ समय बाद 1977 में एक और कमेटी बनती है अशोक मेहता कमेटी, और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम 2 टियर होना चाहिए। फिर सिंघवी कमेटी बनती है। सिंघवी कमेटी कहती है कि हमारे देश में जो पंचायती सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तो इसलिए हमारी कंट्री में हमने क्या किया, एक 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 73वें नंबर का संविधान संशोधन हमने किया। ठीक है, 1992 में, जिसमें हमने क्या किया, अपने पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, मतलब संविधान में जगह दे दी। बात समझ में आ रही है? अब इसकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें लगभग 2.58 लाख पंचायतों का डेटा यहाँ एक्सेस किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि क्या हालत है हमारी पंचायतों की, उनके पास सोर्सेस क्या है रेवेन्यू कलेक्ट करने के, और हमें क्या और करना चाहिए। तो इस तरीके से डिटेल्ड रिपोर्ट आरबीआई ने रिलीज की है। तो की ऑब्जर्वेशन कहता है लिमिटेड ओन रेवेन्यू रिसोर्सेज। तो पंचायतों के पास बहुत ही लिमिटेड खुद के अपने रिसोर्सेज है जिनसे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स ले लिया, फी ले ली, कोई फाइन ले लिया, इस तरीके से 95% जो रेवेन्यू जनरेट होता है या रेवेन्यू आता है पंचायतों को, वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कोई स्कीम रन कर रही है, पंचायतों को ग्रांट दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फंडिंग दे रही है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट टोल, टैक्स, ड्यूटीज एंड फी गवर्नमेंट के बिहाफ में पंचायतें कलेक्ट कर रही है, फिर स्टेट गवर्नमेंट पंचायतों को भेज रही है। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग आती है पंचायतों को 95%, क्योंकि खुद का रेवेन्यू बहुत कम है पंचायतों का। आर्टिकल 243H हमको बताता है कि पंचायतें
टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं, फाइन कलेक्ट कर सकती हैं, टोल कलेक्ट कर सकती हैं और कुछ नए टैक्सेस को पंचायती लेवल पे इम्पोज भी कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है जिसमें कहा है कि 95% जो ग्रांट आता है वो तो आपको सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से आता है, और पंचायतों का अगर हम एवरेज रेवेन्यू देखेंगे तो एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत 21 लाख रुपीस रहा है 22-23 में। ठीक है, हर एक पंचायत से लगभग साल भर में 21 लाख रुपए ही जनरेट हुआ है। ठीक है, 2% रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, 1.1% ओन टैक्स रेवेन्यू है ऑफ पंचायत एंड 3.3% ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि पंचायतें 1.1% जो टैक्स कलेक्ट कर रही हैं वो मतलब रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट कर रही हैं, आपका जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनसे जो टैक्सेस आ रहे हैं। 2% रेवेन्यू रिसिप्ट है, मतलब अगर आप बात करें जो पंचायतों के गुड्स एंड सर्विस से जो उनको टैक्स रिसीव हो रहा है। ये अबाउट द पंचायती राज सिस्टम, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है लैंसेट स्टडी। लैंसेट रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैंसर रेट और डेथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंडिया में रिकॉर्ड 9.3 लाख कैंसर डेथ हुई हैं और एशिया में सेकेंड हाईएस्ट नंबर पे इंडिया चल रहा है आफ्टर चाइना इन द टर्म्स ऑफ डेथ रेट ड्यू टू द कैंसर। इंडिया में लगभग 12 लाख नए मरीज या नए पेशेंट रजिस्टर हुए हैं जिन्हें कैंसर है। तो 12 लाख न्यू कैंसर केसेस एंड 9.3 लाख डेथ इन 2019 इस रिपोर्ट में कहा है। इंडिया सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है इस डिसीज बर्डन में इन एशिया। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो चाइना, इंडिया और जापान का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है कैंसर में। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे देशों में या एशिया में जो लीडिंग कैंसर डिसीजेज हैं, मतलब लीडिंग जो ऑर्गन्स है जहाँ पे कैंसर हो रहा है वो ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स है। लास्ट हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द HDFC। HDFC बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड। तो HDFC बैंक ने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड को इशू किया है और इस तरीके से ये इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे SBI है 18.2 मिलियन, फिर ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड सो ऑन। RBI का सोर्स है ये। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी रिपोर्ट को एक एक करके डिस्कस कर लिया। नाउ मूव करते हैं अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइज। हमारे देश में इस समय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं, और बहुत ही कंफ्यूजिंग है कुछ तो, जैसे कि एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन और एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एकदम गोल आउट। ठीक है, तो इन तीनों को भी अभी हमें देखना है। सबसे पहले बात करते हैं मिलान 24 एक्सरसाइज। इंडिया इसे होस्ट करने वाला है, 24th नंबर का एडिशन है, 19 से लेकर 27 फेब के बीच में विशाखापत्तनम में। तो मिलान एक्सरसाइज इंडियन नेवी होस्ट करेगा, विशाखापत्तनम में करेगा, 19 से लेकर 27 फरवरी के बीच में करेगा। 1995 से इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है और 24th एडिशन है। इसमें कई सारी कंट्री, फॉरेन कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सी ड्रैगन एक्सरसाइज। ठीक है, अगेन इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है और कहां पर हो रही है? वेस्टर्न पैसिफिक में आपको ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जिसमें इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की नेवल फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी। गुहाम यूएसए का एक आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, यूएसए के आइलैंड में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा और ये 4th एडिशन है। सिंस 2014 ये एक्सरसाइज हो रही है और इंडिया का P-8I एयरक्राफ्ट पहुंचा है पार्टिसिपेशन करने के लिए। नेक्स्ट है सहयोग काजिन। तो ये भी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के कोस्टल गार्ड्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है सहयोग काजिन। सहयोग काइजन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच में होती है और सिंस 2006 यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में, तब से एक्सरसाइज हो रही है। इसमें हमारे देश का इंडियन कोस्टल गार्ड शिप सौर्य ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, सौर्य पार्टिसिपेट करने गया था इस एक्सरसाइज में। नाउ मूव करते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट कहाँ है और साइक्लोन कहाँ आते हैं? UAE में। ठीक है, UAE। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन, जिसमें इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये राजस्थान में हो रही है 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में। ठीक है, 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में इस एक्सरसाइज को किया गया राजस्थान में एंड सिंस 2008 ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है।
अब कंफ्यूजन ये है कि एक्सरसाइज साइक्लोन, अभी डेजर्ट साइक्लोन देखा जो कि यूएई में था, और अब साइक्लोन होगा इजिप्ट के साथ। किसके साथ होगा? इजिप्ट के साथ। तो एक्सरसाइज साइक्लोन इंडियन आर्मी और इजिप्ट के बीच में होने, इजिप्ट की स्पेशल फोर्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और इसका सेकेंड एडिशन था। कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन है। पहला एडिशन इंडिया में हुआ था, सेकेंड हो रहा है इजिप्ट में। ठीक है, कब से कब तक? तो 22 जनवरी से लेकर 1 फेब के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। कहां पर? इजिप्ट में। इजिप्ट में एक्सरसाइज हुई है साइक्लोन। नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट नाइट, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, तो ये फ्रांस के साथ होगी। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, फ्रांस की एयरबेस के साथ, एयरफोर्स के साथ, और इसमें पहली बार यूएई भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यूएई की भी एयरफोर्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया है। अदरवाइज ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रांस की एयर फोर्सेस के बीच में होती है। अरेबियन सी में यहाँ पर आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएंगी। अब इंडिया और फ्रांस के बीच में और भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, जैसे कि वरुण नेवल एक्सरसाइज है, गरुण एयर एक्सरसाइज है, एंड शक्ति आर्मी एक्सरसाइज आपको इंडिया और फ्रांस के बीच में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खंजर। खंजर 11th एडिशन है खंजर एक्सरसाइज का, और सिंस 2011 ये एक्सरसाइज हो रही है। 2011 से एक्सरसाइज हो रही है और 11वें नंबर का संस्करण है। ठीक है, 22 जनवरी से लेकर 3 फेब के बीच में हुई थी। एनुअल कंडक्ट होती है रोटेशन बेसिस पे, एक बार इंडिया कंडक्ट करता है और एक बार किर्गिस्तान। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज खंजर। कहां पर हुई इस साल? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल इन बकलोल, हिमाचल प्रदेश में एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो न्यूज में थी वो है एक्सरसाइज अयोध्या। अयोध्या नहीं है, ये अयोध्या है, और इसका लिंक अयोध्या से बैठाया जा रहा है क्योंकि अयोध्या एक एंशियंट सिटी है जिसका बहुत ही रिच कल्चर रहा है थाईलैंड की, और अयोध्या इंडियन सिटी है जिसका भी रिच कल्चर रहा है वो इंडिया से है। तो एक्सरसाइज अयोध्या इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली पहली नेवल एक्सरसाइज है। पहली नेवल एक्सरसाइज जिसे कंडक्ट किया गया, कहां पर? कंडक्टेड टू थाईलैंड। थाईलैंड और इंडिया के बीच में से कंडक्ट किया गया था। नेवल फोर्सेस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है ये। ठीक है, इसी दौरान, इसी बीच में आप देखेंगे 36 एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, मतलब जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है वो इसी बीच में हुई, जो कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली जो टेररिस्ट छुपे हुए थे उनको न्यूट्रलाइज करने, उनको मारने, उनको सर्च करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन आर्मी। क्या इंडियन आर्मी इसके पहले भी ऐसा कोई ऑपरेशन लॉन्च कर चुका है? आंसर है यस। ऑपरेशन सर्व विनाशक 2003 में इसी तरीके का ऑपरेशन लॉन्च किया था। नाउ मूव करते हैं अबाउट द नेटो। यहाँ पर ये मैप दिख रहा है, नेटो कंट्रीज का मैप है जिसमें फिनलैंड 31 नंबर का मेंबर है, और अब तो टर्की ने अप्रूवल दे दिया है तो स्वीडन भी नेटो का मेंबर हो रहा है 32 नंबर का। तो नेटो के वॉर गेम के बारे में बात करते हैं। नेटो की बिगेस्ट वॉर एक्सरसाइज जिसका नाम है स्टीट फास्ट डिफेंडर 2024, तो नेटो के द्वारा से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का फुल फॉर्म होता है। जनवरी से मई तक एक्सरसाइज रन होने वाली है जिसमें नेटो के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा पोलैंड को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की बात की गई है, और नेटो मेंबर्स अपनी एक फोर्सेस पोलैंड को भी भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि रशिया और जब यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो पोलैंड ने काफी सपोर्ट किया था यूक्रेन को, तो रशिया के टारगेट पे पोलैंड है, ऐसा नेटो का मानना है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज कहां पर होगी? तो वेन्यू कोई फिक्स नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज में होंगी, लेकिन जो की एक्सरसाइज का की पार्ट होगा वो जर्मनी में कंडक्ट किया जाएगा। नेटो का फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसीक। ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में राजस्थान में हुई। 29 जनवरी से 10 फेब के बीच में रन होनी है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, टेररिज्म से फाइट करने के लिए एक्सरसाइज होगी और पहली अपने आप में एक्सरसाइज है। ठीक है, डन। तो ये हमारी सारी एक्सरसाइज थी जो जनवरी मंथ में हुई थी। आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, छोटी सी पीडीएफ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, एक लिस्ट कैसी बनाओगे आप? हेडिंग डालिए आपने जनवरी 2024। ठीक है,
यहाँ पे लिस्ट बनाई आपने, यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सरसाइज का नाम, यहाँ पे कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही है, यहाँ पे प्लेस जहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है, एंड लास्ट में आप डाल दीजिएगा एडिशन। तो इस तरीके से ये जनवरी का बनेगा। वैसे आप फेब का, फिर आपका मार्च, अप्रैल, तो एक पूरा 6 महीने का या 1 साल का आपको इस तरीके से डेटा तैयार हो जाएगा। जब एग्जाम में बैठने जाओ तो बस आपको रिवाइज करना रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले है इसरो की एक न्यूज अबाउट द आदित्य L1। तो इंडिया का पहला सन मिशन जिसका नाम है आदित्य L1, इसने सक्सेसफुली इंजेक्ट किया था ऑर्बिट में, ठीक है, सोलर ऑर्बिट में। आदित्य L1 को हमने लॉन्च किया था, लॉन्चिंग डेट बिल्कुल रट लेना, 2 सितंबर 2023। 2 सितंबर 2023 को हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया था यूजिंग द PSLV C57। और ये सोलर ऑर्बिट में कब इंजेक्ट हुआ? तो 6 जनवरी 2024 में ये इंजेक्ट हुआ। आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन है जो कि क्या करेगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस से सन जो है, सन का एनालिसिस करेगा, डेटा तैयार करेगा, और इसका ड्यूरेशन 5 इयर्स का है। मतलब आदित्य L1 5 सालों तक काम करने वाला है। ये सोलर एटमॉस्फेयर और कोरोना की स्टडी बेसिकली करने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं चांद की। तो जापान 5th नंबर की कंट्री बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पर। मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली 5th कंट्री बन गई है जापान। जापान का अगर हम मिशन देखते हैं तो आप लोगों ने स्लिम मिशन के बारे में सुना होगा। ठीक है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, स्लिम मिशन, जिसको मून स्नाइपर भी कहा जा रहा है, इसने मून की सरफेस पे लैंड किया नियर द इक्वेटर। और जापान 5वें नंबर की कंट्री बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पे। इसके पहले आप देखेंगे रशिया, USA, चाइना और इंडिया ने भी सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। तो चंद्रयान 3 भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। इसरो एंड जेक्सा, जेक्सा क्या है? जापान की कंपनी है, जापान की ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस सेक्टर में डील करती है। ठीक है, तो इसरो और जेक्सा दोनों मिलकर ल्यूपेक्स मिशन को लॉन्च करेंगे 2026 तक। ल्यूपेक्स का फुल फॉर्म लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। तो आपसे पूछा जाए अगर ल्यूपेक्स मिशन किन दो कंपनीज या किन दो कंट्रीज का इनिशिएटिव है, तो इसरो एंड जेक्सा, इंडिया एंड जापान। चलिए अब बात करते हैं 43rd नंबर के अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के बारे में। अब देखिएगा, पोलर एरिया में हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च वर्क करते हैं, और हर साल भेजा जाता है हमारे साइंटिस्ट को पोलर एरिया में। ठीक है, तो इस बार भी भेजा गया, 43rd नंबर का एक्सपीडिशन था, और हमारे इस एक्सपीडिशन को, हमारे साइंटिस्ट की टीम को ज्वाइन किया है मॉरिशस एंड बांग्लादेश ने। ठीक है, तो इंडिया का ये 43rd मिशन था, लेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जिसमें हमने मॉरिशस और बांग्लादेश के साइंटिस्ट को भी इनवाइट किया, मतलब उनको भी हमने बुलाया और रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट किया। अब इंडिया के 3 परमानेंट रिसर्च स्टेशन या रिसर्च बेस आपको देखने को मिलते हैं अंटार्कटिक रीजन में। कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री 1983 में सेटअप किया गया था, मैत्री 1988 में, और भारती 2012 में। तो एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, और ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था। तो एसएससी कई बार ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन भी उठाती है, इसलिए आप इन तीनों स्टेशंस को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 3 इंडियन नेवल शिप्स को डीकमीशन कर दिया है अपनी सर्विसेज से। कौन कौन से हैं वो नेवल शिप्स? तो आंसर हो जाएगा INS चीता, INS गुलदार एंड INS कुंभीर। इन तीनों को डिकमीशन कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर में। ये तीनों जो नेवल शिप्स हैं वो काफी लंबे समय से हमें सर्विसेज दे रहे थे। 1984 में INS चीता को कमीशन किया गया था, 1985 में गुलदार को, एंड 1986 में कुंभीर को कमीशन किया गया था। लगभग 40 सालों तक इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, और इन्हें पोलैंड के शिपयार्ड में कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, नाउ मूव करते हैं जोरावर के बारे में। तो इंडियन लाइट टैंक है जोरावर, बिगिन ट्रायल फॉर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। DRDO ने बोला है कि इस ईयर अप्रैल तक हम जोरावर टैंक्स को इंडियन आर्मी को दे देंगे। मतलब आप समझ गए होंगे कि DRDO ने इसे डेवलप किया है, ठीक है, विद द पार्टनरशिप ऑफ L&T। तो L&T और DRDO की पार्टनरशिप से जोरावर टैंक को तैयार किया गया है, एंड इंडियन आर्मी को जोरावर टैंक दिए जाएंगे 59 बाय द DRDO अप्रैल तक। ठीक है, इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा? हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर या हाई एल्टीट्यूड एरिया जो चाइना और इंडिया की वो बॉर्डर है, वहां पर जोरावर का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है, पहला क्वेश्चन तो यही है। अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है।
तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने यहाँ पे इंडिजीनियस डेवलप अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को फ्लैगिंग ऑफ किया। ठीक है, इनको ये जो सेरेमनी हुई थी कहाँ पर हुई थी, तो BDL हैदराबाद में सेरेमनी हुई थी। अब अस्त्र मिसाइल को डिजाइन डेवलप किसने किया है, तो डिजाइन बाय द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैन्युफैक्चर बाय द BDL फॉर द इंडियन एयरफोर्स के लिए इसे तैयार किया गया है। ठीक है, अगर अस्त्र की हम रेंज बात करें तो 100+ किलोमीटर की रेंज आपको अस्त्र मिसाइल की देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब BRO के बारे में। रेजुपे टेक्नोलॉजी, तो BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रहा है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रेजुपेव टेक्नोलॉजी हाई एल्टीट्यूड एरिया में बिटुमिनस की रोड बनाने के लिए, जो कि कार्बन एमिशन को भी कम करती है। ये रोड कंस्ट्रक्ट की जाएंगी सेला टनल पे, एंड LGG दामथेक यांगतेज रोड तैयार की जाएगी इंडिया और चाइना की बॉर्डर के पास अरुणाचल प्रदेश में। इस टेक्नोलॉजी को किसने तैयार किया है, तो इस टेक्नोलॉजी को CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है, और सब जीरो टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि लो कॉस्ट पे और सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन पे हाई एल्टीट्यूड एरिया में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके BRO रोड कंस्ट्रक्ट करेगी। नेक्स्ट है एक मोबाइल इकोसिस्टम जिसका नाम है संभव, इसे लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन आर्मी। सो इंडियन आर्मी इंडिजिनियसली डेवलप एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव बेसिकली 5G एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, संभव का फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, जिससे क्या होगा, जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, और इसे डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एकेडमिक एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देख पा रहे हैं, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सौर्य संकलन। संकलन मतलब होता है कंपाइलेशन। ठीक है, तो सौर्य संकलन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन आर्मी। इसमें क्या किया जाएगा, हमारा जो भी रिच हिस्ट्री रही है, ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, उसको प्रिजर्व किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में। कई सारे बैटल्स हमारी आर्मी ने लड़े हैं, तो उन सारे बैटल का रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए प्रोजेक्ट संकल्प को लॉन्च किया गया है, जिसमें लगभग 700 आवर्स का ऑडियो होगा। इसके अलावा 11 लाख पेजेस होंगे जिन्हें डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड, मतलब जिसका हमारे पास है उसे हमें डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्म में कंडक्ट करना है। ठीक है, अब इसे डिजिटाइज किया जाएगा एंड प्रिजर्व किया जाएगा इन द डिजिटल आर्चीव कियोस्क, कहां पर, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है BEL, मतलब हमारा PSU है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इन्होंने एक MOU साइन किया है 695 करोड़ रुपीस का अंडर द मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स। देखिएगा, हमारा जो BEL है उनको एक ऑर्डर मिला है 695 करोड़ रुपए का, ये ऑर्डर है बेसिकली। और किसने दिया है ये ऑर्डर, मझगांव डॉक शिपयार्ड से बिल्डर लिमिटेड ने ऑर्डर दिया है। ये लोग मिसाइल के पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स को सप्लाई करेंगे फॉर द सप्लाई ऑफ स्पेयर रिलेटेड टू द मिसाइल सिस्टम। ठीक है, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में BEL को बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, लगभग 27,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में BEL को मिल चुके हैं। BEL का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिल जाएगा, 1954 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नाउ बात करते हैं हम टोपा पीर विलेज के बारे में। तो टोपा पीर विलेज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये विलेज आपको पुंछ में देखने को मिलेगा। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आपको टोपा पीर विलेज देखने को मिलेगा, और इंडियन आर्मी ने इसको एडॉप्ट किया है एज अ पार्ट ऑफ सद्भावना स्कीम। सद्भावना स्कीम या गुडविल स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो गुडविल स्कीम को लॉन्च किया गया था। मकसद ये था कि इंडियन आर्मी लद्दाख के एरिया में जो भी गांव हैं या प्लेसेस हैं जिन पे टेररिस्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे एजुकेशन लेवल नहीं है, तो ऐसे विलेजेस को अडॉप्ट करके वहाँ पर एजुकेशन लेवल इंक्रीज करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट टू फिलीपींस बिगिन सून। यहाँ पर हमें DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वे कमात के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एकदम रेडी है और बहुत जल्दी हम फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। हमें फिलीपींस को जो ऑर्डर हमको मिला है, ये अभी तक का डिफेंस में हमें सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि $375 मिलियन का ऑर्डर है, ऐसा हमें DRDO ने बताया है। मार्च एंड तक हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी कर देंगे। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है
जो कि डीआरडीओ और रशिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। डीआरडीओ और रशिया ने इसको मिलकर तैयार किया है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर की है, सुपरसोनिक स्पीड में ये काम करता है, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे काम करता है। लेकिन इसके नए वेरिएंट भी हम लॉन्च करने वाले हैं, ऐसे डीआरडीओ का चेयरमैन का कहना है। नया वेरिएंट होगा ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 एक एडवांस वर्जन होगा ब्रह्मोस मिसाइल का, ठीक है, जो कि बेसिकली बोला जा रहा है कि 2024 तक हम इसकी टेस्टिंग कर देंगे। क्या खास बात होगी इस नए वर्जन में? तो ये जो नया वर्जन होगा ये हाइपरसोनिक स्पीड में काम करेगा। इसकी स्पीड 7 to 8 मैक की होगी, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो फास्टेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड बन जाएगी ब्रह्मोस 2 जब इसकी टेस्टिंग होगी 2024 में ही। इसके अलावा एक दूसरा वर्जन है ब्रह्मोस सिस्टम NG, मतलब नेक्स्ट जनरेशन। तो एग्जिस्टिंग जो ब्रह्मोस मिसाइल का वर्जन है उसका एक मिनिएचर, एक छोटा वर्जन लॉन्च किया जाएगा जो कि लाइट वेट है, स्पीड सेम रहेगी, वेट बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन 50% लाइटर होगा, ब्रह्मोस NG। और ब्रह्मोस NG सिस्टम को 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंडक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी टू सेट अप सेकेंड VLF कम्युनिकेशन स्टेशन इन तेलंगाना। VLF क्या है? वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन को तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा बाय द इंडियन नेवी बाय 2027। इसके लिए प्लेस आइडेंटिफाई कर लिया गया है बाय द ईस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है। ये जो आपके वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन होते हैं ये शिप्स, सबमरीन के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। तो कहाँ पर इसको तैयार किया जा रहा है? तो इसके लिए जो चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, उन्होंने 1174 हेक्टेयर की जमीन जो कि दमगुदाम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आती है वो नेवी को ट्रांसफर कर दी और नेवी यहाँ पे अपना सेकेंड नंबर का स्टेशन तैयार करेगी। तो पहला स्टेशन कहाँ पर है? पहला स्टेशन आपको INS कट्टाबोम्मन में देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। 1990 में 1990 में उसे सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप और यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी है एयरबस। तो टाटा ग्रुप और एयरबस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और दोनों मिलके H125 हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो भी कहां पर? इंडिया में। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर आ जाएंगे प्रोडक्शन में। ये जो हेलीकॉप्टर है माउंट एवरेस्ट पे भी लैंड कर सकते और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे भी काम करने में कैपेबल है। क्लियर है? तो एयरबस और टाटा का ये प्रोजेक्ट है H125 हेलीकॉप्टर्स का। नेक्स्ट है हमारी एक कंपनी जिसका नाम है कृत्रिम, और कृत्रिम कंपनी पहली AI बेस्ड कंपनी बन गई है इंडिया की जिसे यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया है। सो ओला कृत्रिम इंडियाज फर्स्ट AI यूनिकॉर्न कंपनी। ओला के फाउंडर, कृत्रिम के फाउंडर कौन है? भाविश अग्रवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूनिकॉर्न कंपनीज क्यों कौन होती है? वो स्टार्टअप कंपनी जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का होता है उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। यूनिकॉर्न कैपिटल इंडिया की कौन सी? तो बेंगलुरु को यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला इंडिजीनियस हेपेटाइटिस A वैक्सीन लॉन्च बाय द इंडियन इम्यूनोलॉजिकल। भारत का पहला हेपेटाइटिस A वैक्सीन हमने लॉन्च किया है। अभी तक हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस को या वैक्सीन को हम इंपोर्ट करते हैं। इस नई वैक्सीन का नाम है हैवीश्योर। हैवीश्योर इस नई वैक्सीन का नाम है। इसे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट या लिमिटेड के द्वारा तैयार किया है, डेवलप किया है, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। इसके 2 डोज होंगे वैक्सीन के। एक डोज आपको 12 मंथ विथिन 12 मंथ दिया जाएगा जब बच्चे का जन्म होता है, और सेकेंड डोज आफ्टर 6 मंथ दिया जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो हमारे लीवर को इम्पैक्ट करती है और एक वायरल इन्फेक्शन होता है। अब जब वायरस की बात हो रही है तो नीफा वायरस पीछे नहीं है। नीफा वायरस की भी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल तैयार हो गया है। सो ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट इनिशिएट फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल फॉर डेडली नीपा वायरस वैक्सीन। तो नीपा वायरस वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है बाय द ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट। इस वैक्सीन का नाम यहाँ पे नीफा वी बड़ा सा नाम है, आप देख सकते हैं, जो नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट याद रखना है। नीफा वायरस का पहला केस आइडेंटिफाई किया गया था आज से 25 ईयर्स पहले मलेशिया में। उसके बाद कुछ समय पहले केरला में भी इसका आउटब्रेक देखा गया था। नेक्स्ट है नासा। तो नासा ने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अपना लूनर मिशन लॉन्च कर रहा है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। नाम है पेरेग्रिन 1। द फर्स्ट US प्राइवेट लूनर लैंडर मिशन है, जो कि 51 ईयर्स के बाद इसको लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि 1972 में नासा ने अपने लूनर मिशन को लॉन्च किया था। फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ऐसा बोला जा रहा है कि 23 Feb 2024 में ये जो नासा का पेरेग्रिन 1 है ये लैंड कर जाएगा मून के सरफेस पे। इसे तैयार किसने किया है? तो अमेरिकाज एस्ट्रोबोटिक कंपनी ने इसको तैयार किया है,
ठीक है। अब यहाँ पे नासा एक और काम कर रहा है लूनर गेटवे स्टेशन बनाने का। एक होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, जहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं, रहते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। वैसे ही यहाँ पे लूनर गेटवे स्टेशन जो लूनर की ऑर्बिट मतलब चंद्रमा की जो ऑर्बिट है उसमें एक स्टेशन होगा जहाँ पे साइंटिस्ट जाएंगे, उनके पास कई सारी वहाँ पे सुविधाएं होंगी और वहाँ पे वो रिसर्च वर्क करेंगे। तो यूएई ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल ऑफ नासा लूनर गेटवे स्टेशन। तो यूएई ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। इसके पहले यूएसए, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन तो शामिल थे ही। अब यूएई भी नासा के इस लूनर गेटवे स्टेशन का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसे बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, अभी इसे तैयार किया जा रहा है। ठीक है, गेटवे स्टेशन क्या होता है? तो गेटवे स्टेशन इज सिमिलर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करेंटली इन द लो अर्थ ऑर्बिट, बट द गेटवे विल ऑर्बिट द मून। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन। ये मेड इन इंडिया है। दृष्टि 10 हमारे देश का मेड इन इंडिया ड्रोन है। इसे नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा अनवील किया गया था। दृष्टि 10 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसको अडानी एरोस्पेस पार्क हैदराबाद में लॉन्च किया गया था। ठीक है, पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है और इसे डेवलप किसने किया है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसे डिजाइन एंड डेवलप किया है। अगर बात करते हैं तो इसकी 450 kg पेलोड कैपेसिटी है पहली चीज, और 36 आवर एंडोरेंस है, मतलब 36 घंटे तक फ्लाई कर सकता है, हवा में उड़ान भर सकता है। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टली इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट से इजिली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और सिक्योरली डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेड इन इंडिया ड्रोन है और इसको अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने डिजाइन किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट द लैब ग्रोन फिश मीट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया लैब ग्रोन फिश मीट तैयार किया है किसने? CMFRI मतलब कोच्चि बेस्ड सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर पहली बार मेट बायोटेक के साथ एग्रीमेंट करते हुए पहला लैब ग्रोन फिश मीट को लॉन्च किया है, जिससे फिशरी इंडस्ट्री को और बूस्ट किया जा सके और जो भी प्रेशर है वाइल्ड रिसोर्सेज पे उसको रिड्यूस किया जा सके। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारी साइंस एंड टेक की न्यूज थी। अब थोड़ी सी शॉर्ट न्यूज हम देखेंगे, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो पहला न्यूज है यहाँ पे डीआरडीओ ने असॉल्ट राइफल उग्राम को इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, ये उग्राम है। फिर सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट वंस अगेन वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर रहा है 2023 में, स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है स्वीडन के साइंटिस्ट ने ई सॉइल को क्रिएट किया है, और ई सॉइल में जिससे प्लांट की ग्रोथ एक्सेलरेट होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, फिर चाइना ने भी एक लोटस शेप्ड सैटेलाइट जिसका नाम है आइंस्टाइन प्रोब को लॉन्च किया था, जो कि एक्सप्लोर करेगा मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने वर्क फॉर फूड एक एल्गोरिथम तैयार किया है जो कि फूड डिलीवरी वर्कर के लिए मिनिमम इनकम वेजेस को डिसाइड करने के लिए काम करेगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है AI ओडिसी, एक प्रोग्राम है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें लगभग 1 लाख डेवलपर्स को AI टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे रिगार्डिंग द एक्सरसाइज खंजर। इसको आप रीड कीजिएगा और सही आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, अब 6 नंबर का वीडियो आना है विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, पूरे जनवरी मंथ का एक ही वीडियो में। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।